तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी, जो लगभग हम लोग 15 क्लास 20 क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इकोलॉजी क्या है। जैसे सर्वे सब्जेक्ट का नाम है इन्वायरमेंट इकोलॉजी, तो इकोलॉजी क्या है, बेसिकली व्हाट इज इकोलॉजी। पारिस्थितिकी क्या है, ये यार सही से चल नहीं रहा। पारिस्थितिकी क्या है, क्या जानते हैं आप लोग पारिस्थितिकी के बारे में? पारिस्थितिकी है, ठीक है। आकाश, रोशनी, विनोद, क्या जानते हैं आप पारिस्थितिकी के बारे में? व्हाट इज इकोलॉजी। तो इन्होंने बताया कि पारिस्थितिकी जो है वो जीव विज्ञान की शाखा है। ठीक है, विज्ञान की शाखा है। बेसिकली पहले पारिस्थितिकी को अलग उसके रूप में स्टडी नहीं किया जाता था। जीव विज्ञान के हिस्से के तौर पे ही इकोलॉजी को भी, पारिस्थितिकी को अध्ययन किया जाता था, लेकिन इसकी अलग ब्रांच के तौर पे इसका विकास काफ़ी लेट में होता है। और इस पारिस्थितिकी शब्द का, ऐसा नहीं है पारिस्थितिकी को लोग नहीं जानते थे, पारिस्थितिकी को लोग जानते थे, लेकिन असल में कोई, जैसे ऐसे समझ लीजिए, उसको एक साइंस का दर्जा देना, एक अध्ययन की शाखा बनाना, ये बाद में हुआ है। पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले उपयोग जर्मनी के एक बॉटनिस्ट हुआ करते थे, जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, जर्मनी के बायोलॉजी जीव विज्ञानी थे। उन्होंने सबसे पहले हिंदी पारिस्थितिकी है, लेकिन उन्होंने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, किसने? जर्मनी के जर्मन जीव विज्ञानी अर्नस्ट हैकर। इस आदमी ने सबसे पहले 1866 में इस शब्द का प्रयोग किया था। तो मैंने आपको जैसे बताया कि शब्द भले बाद में आया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बारे में लोग जानते नहीं थे। इस शब्द का अर्थ क्या बताया उसने? उसने कहा कि पारिस्थितिकी शब्द जो है असल में वो दो शब्दों से मिलकर बना है, इकोलॉजी। ओइकोश प्लस लोगोश, ये दो शब्द जो हैं, ग्रीक शब्द जो है, इन दो ग्रीक शब्दों से मिलके इकोलॉजी टर्म ओइकोश और लोगोश से मिलकर बना है। ओइकोश का मतलब होता है होम, घर। ग्रीक में ओइकोश शब्द का मीनिंग है होम, जबकि लोगोश आपने शब्द हमेशा पढ़ा होगा, बायोलॉजी, जियोलॉजी, है ना। तो लोगोश शब्द का क्या मतलब होता है? अध्ययन। अध्ययन या स्टडी। अर्थात ओइकोश प्लस लोगोश से मिलकर बनने वाले शब्द पारिस्थितिकी को हम एक अध्ययन की शाखा मान सकते हैं। अंडरस्टैंड करने से एक अध्ययन की शाखा के रूप में परिभाषित किया। और किस शाखा के रूप में? घर किसका? घर जो है, इसके दो पार्ट हैं। घर किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जीवों का घर। यहां जीवों का घर क्या होगा? पर्यावरण, जिसको आप कहोगे, पारिस्थितिकी में घर को बोलते हैं हैबिटाट, पर्यावास।
ठीक है, जीवों का घर बेसिकली क्या हो गया, पर्यावास या हैबिट। तो परिभाषा निकल के क्या आई, परिभाषा निकल के आई, ऐसे बनाते जाना है, मैं अलग से कुछ नहीं लिखवाऊंगा, ऐसे ही लिखना है। परिभाषा निकल के आई कि पारिस्थितिकी, पहले मैंने आपको बता दिया है कि ऐसा नहीं था कि पढ़ते नहीं थे इसको, जीव विज्ञान के अंतर्गत ही इसको पढ़ा जाता था। तो अब ये किसकी शाखा बन गई, जीव विज्ञान की, जीव विज्ञान की एक शाखा के तौर पे बन गई। तो क्या है, पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों का उनके पर्यावास में अध्ययन करती है, या जीवों एवं उनके पर्यावास का अध्ययन करती है। ठीक है, क्या है, लिखिए, पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कोई बात नहीं, वह शाखा है, पहले तो हमने वेट किया, जो जीवों का उनके घर अर्थात पर्यावास में अध्ययन करती है। ठीक है, जीवों का उनके पर्यावास में अध्ययन करने वाली जो जीव विज्ञान की शाखा है, उसी को कहेंगे आप पारिस्थितिकी। मैंने पहले भी कहा कि ऐसा नहीं था, पारिस्थितिकी को नहीं जानते थे। आपको पता होगा भारत में भी ऐसे बड़े बड़े विद्वान हुए जो जीवों का पर्यावास, मतलब जीवों के बारे में भी जानना है और उनके पर्यावास के बारे में भी जानना है। तो जैसे अगर सुश्रुत है या चरक है, चरक किसी जड़ी बूटी को, किसी पेड़ को जानता है, किसी पौधे को जानता है कि ये इस रोग में काम आ सकती है, इस ये जड़ी बूटी के तौर पे उपयोग की जा सकती है। तो क्या बिना पर्यावरण को जाने जान गया क्या वो? इसी बात को तो कहते हैं पर्यावरण को जानना, इसी बात को पारिस्थितिकी को जानना कहते हैं। तो यहाँ जो मैं कह रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि पारिस्थितिकी का अध्ययन नहीं था, पारिस्थितिकी को जानते नहीं थे, सब जानते थे, लेकिन पारिस्थितिकी शब्द जो है वो 1866 में अर्नस्ट हैकेल ने पहली बार दिया। ठीक है, और उसके बाद इसकी संहिताबद्ध होने लगी। अब इसके भी डिपार्टमेंट खुलने लगे, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट खुलने लगे इस अध्ययन के लिए। 1890 के दशक में अमेरिका में खुले, फिर धीरे 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 इंडिया में भी खुलने लगे। अगर आप इनके यूनिवर्सिटी में इस विभागों के खोलने के क्रम को देखेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी नया डिपार्टमेंट है एनवायरनमेंट इकोलॉजी का, पहले जीव विज्ञान के अंतर ही पढ़ाया जाता था। ठीक, इसी तरह से आधुनिक समय में जो पर्यावरण के फादर कहे जाते हैं, पर्यावरण विज्ञान के आधुनिक मॉडर्न इकोलॉजी के, उनका नाम है पी ओडम। पी ओडम नाम के व्यक्ति को आधुनिक इकोलॉजी का फादर कहा जाता है। और भारत के जो पर्यावरण के पिता कहे जाते हैं, इस इकोलॉजी के फादर भारत में स्टेब्लिश करने का, उनका श्रेय जाता है आरपी मिश्रा। ठीक है, पी ओडम, पी ओडम ये आधुनिक इकोलॉजी के हैं, मॉडर्न इकोलॉजी के जनक हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। और आरपी मिश्रा, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। भारत में आरपी मिश्रा ने इकोलॉजी को स्टैब्लिश किया शाखा के तौर पे, आधुनिक पारिस्थितिकी के पिता। भारत में पारिस्थितिकी की स्थापना, ये कुछ लोग हैं जिन लोगों के बारे में आप जाके थोड़ा तलाश कर सकते हैं। रामदेव मिश्रा कहा जाता है, आरडी मिश्रा है, आरडी मिश्रा है, रामदेव
मिश्रा। रामदेव मिश्रा जी को भारत में फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है। और इन्हीं के काम के बाद 1972 में पर्यावरण योजना एवं समन्वय पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई थी 1972 में, जो बाद में क्या बन गई, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण, इनके कार्यों के आधार पर, इनकी ही रिकमेंडेशन के आधार पर पर्यावरण योजना एवं समन्वय पर राष्ट्रीय समिति, या इसको कह सकते हैं पर्यावरण योजना एवं समन्वय राष्ट्रीय समिति। इसकी स्थापना इनके कार्यों के उपरांत 1972 में की गई, जो आगे चलकर किसके रूप में परिवर्तित हो गई, पर्यावरण मंत्रालय। ये इनकी काफी भूमिका रही आरपी मिश्रा जी की भारत में इकोलॉजी को एस्टेब्लिश करने में। ठीक है, जबकि आप जानते हैं इन्वायरमेंट शब्द जो है वो काफी बाद में आया, और इन्वायरमेंट शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया, हु यूज इन्वायरमेंट टर्म फर्स्ट टाइम, बताइए। हैकल तो इकोलॉजी किया है, टांसले ने किया, तो इकोसिस्टम किसने किया, इन्वायरमेंट शब्द का सबसे पहले उपयोग थॉमस कार्लाइल ने किया था 1820 में, 1828 में। पर्यावरण शब्द का पहला उपयोग थॉमस कार्लाइल, CARLYLE, कार्लाइल, पर्यावरण शब्द का। यहां तो पारिस्थितिकी आप पढ़ रहे हो ना, पारिस्थितिकी स्टडी शाखा हो गई, और हमारे जो आसपास हमको मिलाते हुए जो पूरा सराउंडिंग बनता है वही पर्यावरण है। तो पर्यावरण शब्द का प्रयोग, पर्यावरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1828 में थॉमस कार्लाइल, थॉमस कार्लाइल नाम के आदमी ने सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया। और जो बना है फ्रेंच टर्म इन्वायरन से, फ्रेंच शब्द इन्वायरमेंट है ना ये, तो इसका निर्माण हुआ है, फ्रेंच टर्म है ये। वो क्या था, ग्रीक। फ्रेंच टर्म कौन सा है, इन्वायरन, इन्वायरन, ENVIRON, इन्वायरन नाम के फ्रेंच शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब आसपास। इसकी मीनिंग है सराउंडिंग। जैसे उसकी होम थी ना, वैसे ही इसकी मीनिंग क्या है, सराउंडिंग। ठीक है, तो आपने भी ये बात समझी कि जो सराउंडिंग मतलब आसपास, जो भी आसपास है वो सब क्या है, पर्यावरण। चाहे वो जीवित हो, चाहे वो निर्जीव, जैविक हो या अजैविक हो, सब कुछ आपके आसपास का इन्वायरमेंट
कहलाता है, चाहे वो सांस्कृतिक हो चाहे वो भौतिक हो, दोनों तरह का एनवायरनमेंट हो सकता है, सांस्कृतिक और भौतिक। ठीक है, तो पारिस्थितिकी पर्यावरण के पढ़ने में सबसे पहले आपने जाना पारिस्थितिकी क्या है, फिर आपने जाना कि पारिस्थितिकी का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले भी पारिस्थितिकी थी, लेकिन एक शाखा के तौर पे अध्ययन की 1866 में शब्द उपयोग होने के बाद 1890 में ज़्यादा विकसित हुई और इंडिया में फिर और बाद में आई, है ना। तो मॉडर्न आधुनिक तौर पे पारिस्थितिकी को परिभाषित करने का काम किया पी ओडम ने, जबकि भारत में पारिस्थितिकी को एक अध्ययन की शाखा के तौर में विकसित करने का काम किया आर.डी. मिश्रा, रामदेव मिश्रा ने। ठीक है, और रामदेव मिश्रा के ही प्रयासों से राष्ट्रीय समिति बनी, किस पे, पर्यावरण योजना एवं समन्वय पर, है ना। पर्यावरण योजना एवं समन्वय राष्ट्रीय समिति का निर्माण इनके प्रयासों से 1972 में किया गया और जो बाद में पर्यावरण मंत्रालय के रूप में विकसित हुआ। तो भारत में पर्यावरण की देख रेख की जो शीर्ष संस्था, नोडल संस्था है, वो पर्यावरण मंत्रालय है, जिसका वर्तमान समय में नाम है, क्या नाम है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। आज के समय में इसका नाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? तो बेसिकली अब बात इस बात की आती है कि ये तो हुई इकोलॉजी, इसी से संबंधित एक और टर्म है डीप इकोलॉजी। और इकोलॉजी की जब अध्ययन की शाखा को विकसित किया गया तो कहा गया कि जो भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, सब का अध्ययन जरूरी क्यों है, क्योंकि इनके बिना किसी चीज तरह का अस्तित्व संभव नहीं। जैसे आप ऐसे समझिए, ज्यादातर दवाइयाँ जड़ी बूटियों से या तो एनिमल एक्सट्रैक्ट से बनती हैं, जानवरों से निकाले गए पदार्थों से, या पेड़ पौधों से निकाले गए। ज़्यादातर आपकी जो मेडिसिन, इवन येलोपैथी जो अभी आप खाते हैं, आधुनिक चिकित्सा की जो दवाइयाँ हैं, उनका निर्माण भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ रहता है। तो बिना पारिस्थितिकी को जाने आपका मेडिसिन काम नहीं कर सकता। बिना जीवों के शरीर के बारे में जाने बिना ऑपरेशन संभव नहीं है। आपको पता है कि खाद्य सुरक्षा में पेड़ पौधों का, कीट पतंगों का बहुत महत्व होता है। उनको बिना जाने आप खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि परागण की क्रिया कीट पतंगों द्वारा संभव होती है। तो मतलब ये अति आवश्यक है जानना, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो यहाँ जो मैं बात बार बार बोल रहा हूँ, आखिर मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि हमें जीव जंतुओं को बचाना है क्योंकि हमारा फायदा है। यही मैं बोल रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ ना भाई, जीव जंतु बताना है क्योंकि हमारा फायदा है। अगर हम जीव जंतु नहीं बताएंगे तो हमारा अस्तित्व भी नहीं बचेगा। बचेगा? नहीं बचेगा। तो क्या अब ये जो बात आती है डीप इकोलॉजी की, तो यहाँ पे ये बात कि जीव जंतुओं का उपयोग हमारे लिए है, इसलिए जीव जंतुओं को बताओ, तो ये एक तरह की हुई सैलो इकोलॉजी, मतलब सतही पारिस्थितिकी है। अगर आप गहन पारिस्थितिकी के विचार पे जाएंगे तो वो कहते हैं जीव जंतुओं को इसलिए बचाना चाहिए कि उनका अपना खुद का महत्व है। पेड़ों की अपनी, जैसे हम एक प्रजाति है, वैसे ही पेड़ भी दूसरी प्रजाति है। पृथ्वी पे पेड़ों का, जीव जंतुओं का, सबका बराबर हक है। पहले वाले में क्या था कि पेड़ जीव जंतु सब किसके लिए हैं? हमारे उपयोग के लिए। यही तो था। अगर उनका केवल इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है, मतलब उनकी केवल यांत्रिक भूमिका है, हमारे मानव केंद्र में है, मानव केंद्र में है, और बाकी सब उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए है, बाकी सारे प्रणाली। तो पहले इकोलॉजी का वही अर्थ हुआ करता था। हालांकि भारत में ये सब चीज बहुत पहले से चल रही है। गांधी जी ने क्या कहा? सभी प्राणी मात्र, मानव मात्र नहीं कहा उन्होंने, प्राणी मात्र। और इसके पहले भी भारत के वेद पुराण सब भरे पड़े हैं प्राणी मात्र से, ना कि मानव से, है ना। वहां हर चीज को एक महत्व दिया गया है
पुराणों में एटलीस्ट, कम से कम हमारे टेक्स्ट में दिया गया है। तो डीप इकोलॉजी क्या है? ये एक दूसरे तरह का पर्यावरण दर्शन है जो इस बात पे फोकस करता है कि जीव जंतुओं या पर्यावरण की चीजों का केवल अपना महत्व, केवल मानव के लिए उपयोगी महत्व नहीं है, यूटिलिटेरियन वैल्यू केवल नहीं है, बल्कि उनका स्वयं का महत्व है। इसी को कहा जाता है डीप इकोलॉजी। तो अगला अगला हेडिंग डालिए, डीप इकोलॉजी, गहन पारिस्थितिकी। गहन पारिस्थितिकी देखिए, गहन पारिस्थितिकी एक पर्यावरण दर्शन एवं सामाजिक आंदोलन है। गहन पारिस्थितिकी एक पर्यावरण दर्शन एवं सामाजिक आंदोलन है जो लोगों को प्रकृति को सिर्फ मनुष्यों के लिए, जो लोगों को प्रकृति को सिर्फ मनुष्यों के लिए इसकी उपयोगिता के बजाय इसकी उपयोगिता के बजाय इसके अपने अंतर्निहित महत्व देने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अपने अंतर्निहित महत्व देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, अब ये क्या विचार है? ये जो पहले की जो सतही इकोलॉजी है, जो सर्फ जो कह लो शैलो इकोलॉजी, ठीक है, वो इकोलॉजी क्या कहती है? वो कहती है कि सब चीज़ों का महत्व तो हमारे लिए है, इसलिए महत्वपूर्ण है। अगर कोई चीज़ मानव के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसका मतलब वो महत्वपूर्ण नहीं है। हम बार बार क्या कहते हैं? सारी मेडिसिन इससे बनती, इसलिए बचाओ। यही तो कह रहे हैं। मैं क्या कह रहा था? पूरा खाद्य सुरक्षा इस पर डिपेंडेंट है, इसलिए इसको बचाओ। यही बात तो मैं बार बार कह रहा था, इकोलॉजी क्यों महत्वपूर्ण है। जबकि ये लोग, ये जो आंदोलन है, ये जो दर्शन है, ये जो फिलॉसफी है डीप इकोलॉजी की, वो फिलॉसफी कहती है कि नहीं, उनका खुद का अपना मूल्य है, वो खुद में उनका, अगर इनफैक्ट अगर आप ऐसे देखें, पूरी पृथ्वी में अगर कोई भी स्पीशीज खत्म होती है तो उसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मानव सारे खत्म हो जाए तो प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता। मानव का इतिहास प्रकृति में बहुत छोटा है कि नहीं? 10-20 लाख साल बस। और मानव क्या कर रहा है? खुद ही को सेंटर में रख के बोला सब कुछ मेरे लिए, तो इससे निकलना पड़ेगा। तो इसी पैरा में लिखिए, साथ ही में लिखिए, यह इस विचार पर आधारित है कि सभी जीवित चीजों का अपना अंतर्निहित मूल्य होता है और मनुष्य अन्य जीवन रूपों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और मनुष्य अन्य जीवन रूपों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। हाँ, जीवन रूपों, मनुष्य अन्य जीवन रूपों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब जीवन कई रूप में हो सकता है, एक पेड़ के रूप में हो सकता है, एक जंतु के रूप में हो सकता है, एक जानवर के रूप में हो सकता है, चींटी पक्षी किसी रूप में हो सकता है, बकरा मुर्गी किसी रूप में हो सकता है ना।
तो वो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मनुष्य के बराबर ही है। इस बात को समझेंगे अगर आप, तो आप डीप इकोलॉजी को समझते हैं। अब पहला चीज के लिखिए, डीप इकोलॉजी शब्द का, डीप इकोलॉजी, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग नॉर्वे के दार्शनिक अर्ने नेस द्वारा गढ़ा गया, यह किया गया। अर्ने नेस, अर्ने आ डीप इकोलॉजी, गहन पारिस्थितिकी। इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग नॉर्वे के अर्ने नेस द्वारा किया गया, दार्शनिक अर्ने नेस द्वारा किया गया, तथा 1884 में नेस और 1884 में नेस और जॉर्ज सेशंस, जॉर्ज सेशंस, जॉर्ज सेशंस, नेस और जॉर्ज सेशंस ने गहन पारिस्थितिकी के 8 सिद्धांत, 8 बुनियादी सिद्धांत प्रस्तुत किए। गहन पारिस्थितिकी के 8 बुनियादी सिद्धांत प्रस्तुत किए। अब लिखो नंबर 1, पृथ्वी पर मानव और गैर जीवन, पृथ्वी पर मानव और गैर जीवन, गैर मानव जीवन, पृथ्वी पर मानव और गैर मानव जीवन की का कल्याण, गैर मानव जीवन का कल्याण और समृद्धि अपने आप में मूल्यवान है। अपने आप में मूल्यवान है, ठीक है। इसी में अगला लिखना है, अगला पॉइंट नहीं है, इसी को बढ़ाते हुए फुल स्टॉप फिर बढ़ाओ। ये मूल्य मानव उद्देश्य के लिए, हाँ, फुल स्टॉप के बाद ये मूल्य मानव उद्देश्य के लिए गैर मानवीय दुनिया की उपयोगिता से स्वतंत्र है। ठीक है, दूसरा लिखो, जीवन रूपों की समृद्धि
और विविधता, जीवन रूपों की समृद्धि और विविधता, इन मूल्यों की प्राप्ति में योगदान करती है, इन मूल्यों की प्राप्ति में योगदान करती है और अपने आप में भी मूल्य है। तीसरा लिखो, मनुष्य को इस समृद्धि और विविधता को कम करने का कोई अधिकार नहीं है। मनुष्य को इस समृद्धि और विविधता को कम करने का कोई अधिकार नहीं है। सिवाय इस बात के कि वह अपनी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करे, वह अपनी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करे। ठीक है, चौथा, 3 हो गए ना। चौथा, मानव जीवन और संस्कृतियों का उत्कर्ष मानव जीवन और संस्कृतियों का उत्कर्ष मानवीय आबादी में पर्याप्त कमी के साथ सुसंगत है। मानव जीवन और संस्कृतियों का उत्कर्ष मानवीय आबादी में पर्याप्त कमी के साथ सुसंगत है। मानव जीवन और संस्कृतियों का उत्कर्ष मानव आबादी में पर्याप्त कमी के साथ सुसंगत है। गैर मानव जीवन के उत्कर्ष के लिए ऐसी कमी की आवश्यकता है। गैर मानव जीवन के उत्कर्ष के लिए ऐसी कमी की आवश्यकता है। वो ये कह रहा है कि मानव का खुद का अपना विकास, जो जनसंख्या हो गई है अभी, इस जनसंख्या को कम करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। और अदर प्रजातियां जो है, अन्य जीवन रूप जो है, उनके लिए तो आवश्यक है मानव को अपनी संख्या को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि मानवीय जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। पांचवा, गैर मानव दुनिया में वर्तमान मानवीय हस्तक्षेप अत्यधिक है। तथा गैर मानव दुनिया में वर्तमान मानवीय हस्तक्षेप अत्यधिक है तथा स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। छठा, इसलिए मुख्य धारा के वर्तमान सामाजिक राजनीतिक जीवन स्थिति को मुख्य धारा के वर्तमान
सामाजिक राजनीतिक जीवन पद्धति को समाप्त किया जाना चाहिए। वो कह रहा है कि जो भी आज की वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक जीवन जीने की जो आपकी पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों को समाप्त करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही जीते रहे तो आप बहुत ज़्यादा इकोलॉजी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, इसी में लिखिए, चाहिए के बाद फुल स्टॉप। यह बुनियादी आर्थिक, तकनीकी और वैचारिक संरचनाओं को प्रभावित करेगा। यह बुनियादी आर्थिक, तकनीकी और वैचारिक संरचनाओं को प्रभावित करेगा। परिणाम स्वरूप स्थिति वर्तमान से बहुत अलग होगी। छह हो गए। सातवां, वैचारिक परिवर्तन मुख्य रूप से हिंदी पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। वैचारिक परिवर्तन मुख्य रूप से जीवन के बढ़ते हुए उच्चतर मानक का पालन करने के बजाय अंतर्निहित मूल्य की गुणवत्ता का समर्थन करेगा। तथा बड़े और महान के अंतर के बारे में गहन जागरूकता होगी। मतलब अभी क्या चल रहा है, बड़ा बड़ा, बिल्कुल बड़ा और महान होने में अंतर है। तो ये डीप इकोलॉजी किस पे जा रही है, महानता पे, है ना। आखिरी पॉइंट लिखिए, 8वां, जो लोग उपर्युक्त बिंदुओं से सहमत हैं उनका यह दायित्व है कि वे
आवश्यक परिवर्तनों को लागू करने के प्रयास में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले। ये 8 सिद्धांत इन्होंने दिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले। ठीक है भैया। ये डीप इकोलॉजी थी भाई। इसी डीप इकोलॉजी को आपको समझना है। अर्नेस्ट डेस कह रहे हैं कि हल्की इकोलॉजी से बाहर निकलिए और डीप इकोलॉजी की तरफ बढ़िए। तो भारत में अगर इस विचार को पूरे को आप ध्यान से देखें तो दुनिया के भी विभिन्न धर्मों में ये सब पहले से अंतर नहीं था, है ना। लेकिन होता क्या है, धर्म के हम उस पार्ट को भूल गए। धर्म के 2 पार्ट, आध्यात्मिक पहलू और कर्मकांडी पहलू। हम सब किस में घुस गए? कर्म का। मरे जा रहे हैं ट्रेनों में। आज दिल्ली में भगदड़ हो गई, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आधिकारिक आंकड़े बता रहे हैं 15-20 लोग मर गए। मरे कितने होंगे पता नहीं, क्योंकि सरकार यहाँ पे सबसे कम भरोसे वाली चीज अगर कोई है तो वो सरकार है, जिस पे सबसे कम भरोसा है लोगों को, कहने कितना भी कहता है। ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ में आई कि डीप इकोलॉजी क्या है। हम लोगों ने ये सारी बात पिछले साल भी पढ़ी थी और ये ऑप्शनल में सवाल आया ज्योग्राफी इस बार। हमारे एनवायरनमेंट के बच्चों को आता था और बहुत से क्या 90% ऑप्शनल के बच्चों को नहीं आता। ये नोट्स इस साल का नहीं है, नोट्स पुराना है पूरा डीप। तो अब आप ये समझ लीजिए, ऑप्शनल के जो वैसे सवाल हैं वो जीएस में आते हैं, जर्नलिस्टिक सवाल, और जीएस के कुछ सवाल ऑप्शनल में आते हैं। तो इतना डिफरेंस नहीं है। इवन आज की तारीख में जीएस ज्योग्राफी जितना हम लोग पढ़ाते हैं, आप उठा के देख लेना जाके ऑप्शनल का पेपर, 50-60% सवाल आप कर दो और ठीक से कर दो। ज्योग्राफी ऑप्शनल। अब हम आगे बढ़ते हैं कि देखो, जो सवाल आने, हमारा पढ़ने का तरीका वही होना चाहिए जो जिससे सवाल आते हैं, है ना। तो इसी इकोलॉजी में ही एक चीज और है, इकोलॉजी से ही जुड़ी हुई चीज है, गाइया हाइपोथेसिस। गाइया हाइपोथेसिस गाइया संकल्पना। गाइया परिकल्पना, ठीक है, लिखिए। जेम्स लवलॉक द्वारा प्रस्तुत, जेम्स लवलॉक, जेम्स किसने दिया? जेम्स लवलॉक। जेम्स लवलॉक द्वारा प्रस्तुत, ब्रैकेट में 1972 लिख लेना।
जेम्स लॉक 1972। गाइया परिकल्पना सुझाती है कि पृथ्वी पर जीवित प्राणियों का पृथ्वी पर जीवित प्राणियों की अपने आसपास के अकार्बनिक या अजैविक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया होती है, जिससे एक सहक्रियात्मक परस्पर क्रिया होती है के बाद कॉमा लगाना, ठीक है, पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया होती है, कॉमा, जिससे एक सहक्रियात्मक ब्रैकेट में लिखना सिनर्जेटिक, SYNERGETIC, सिनर्जेटिक, सहक्रियात्मक, सिनर्जेटिक और आत्मनियंत्रित ब्रैकेट में लिखा सेल्फ रेगुलेटिंग प्रणाली बनती है। ये जैविक और अजैविक तत्व मिलकर ऐसी प्रणाली ऐसी परिस्थितियां बनाए रखते हैं जो जीवन का समर्थन करती है। इसी को गैया पैराडाइम भी कहा जाता है, गैया प्रतिमान, गैया सिद्धांत, गैया थ्योरी, गैया हाइपोथेसिस, सब कुछ इसी को कहा जाता है, ठीक है। गैया पैराडाइम भी कहा जाता है, या गैया प्रिंसिपल भी कहा जाता है, सिद्धांत। मतलब एक ऐसी संकल्पना है जो बताती है कि अर्थ पूरा एक सिस्टम है जो न्यूट्रिएंट साइकिल चलाता है, जो एक ऐसी परिस्थितियां बनाता है कि उतनी ही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, उतनी मात्रा में प्लांट लेते हैं, पूरा एक तंत्र बना हुआ है। लवणता सागरों में उस तरह से है कि वहाँ जीवन रहे, हर तरह से एक तंत्र बनाया गया है। एक्चुअली ग्रीक में क्या है, गाइया जो है, एक्चुअली पृथ्वी देवी को गाइया कहा जाता है ग्रीक में। गाइया का अर्थ है पृथ्वी देवी, गॉडेस ऑफ अर्थ, ठीक है। समझ गए गाइया हाइपोथेसिस आप लोग? अब आइए पारिस्थितिकी के स्तर हमें कहाँ, तो आज ये पारिस्थितिकी के स्तर, लेवल्स ऑफ इकोलॉजी, हेडिंग डालिए, पारिस्थितिकी के स्तर, लेवल्स ऑफ इकोलॉजी। लेवल्स ऑफ इकोलॉजी,
तो बेसिकली हम यहाँ पे स्कोप को पारिस्थितिकी पढ़ने जा रहे हैं कि किस स्कोप तक हमें सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हमारा स्कोप क्या होगा, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो अगर हम पूरे जीवन की बात करें तो जीवन की जो सबसे छोटी इकाई है वो है सेल। ठीक है, शेल, कोशिका। तो हम इस तरह की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगी आपकी कोशिका, शेल। फिर कई कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएंगी, ऊतक, दैट मीन्स टिश्यू। कई कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएंगी, टिश्यू, ऊतक। अब टिश्यू कई मिलकर क्या बनाएंगे, अंग, ऑर्गन, ऑर्गन है ना। अब कई ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म, जीव, है ना, जीव। अब अगर एक ही तरह के जीव हैं, एक तरह के जीव मिलकर क्या बनाएंगे, एक प्रजाति बनाएंगे, नहीं, प्रजाति। स्पीशीज। अब एक जगह में जब कई तरह के जीव हैं, सब आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, समुदाय। कई प्रजातियां एक ही जगह पे होंगी तो क्या बनाएंगी, समुदाय, कम्युनिटी। और कम्युनिटी जो जीवित और अजैविक एक क्षेत्र में जहां पे सभी क्रियाएं आपस में करेंगे उसको क्या कहोगे आप, इको सिस्टम, है ना, पारितंत्र, इको सिस्टम। यही एक जगह है जहां पे सभी जैविक और अजैविक घटक आपस में अंतरक्रिया करेंगे। ये एक क्षेत्र है इकोसिस्टम। सारी कम्युनिटी इसी इकोसिस्टम में रहती है और आपस में अंतरक्रिया करती है। तो इकोसिस्टम में दोनों चीजें, पूरा फंक्शन जो होगा पारितंत्र में ही होगा। कोई जगह चाहिए ना जहाँ ऐसी स्थितियाँ हो, तो वही क्या आएगा, पारितंत्र। इसी को कहा जाता है आप पारिस्थितिकी की कार्यात्मक इकाई, पारिस्थितिकी की कार्यात्मक इकाई या फंक्शनल यूनिट। ठीक है, ये क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी है ये, पारिस्थितिकी की कार्यात्मक इकाई। अब जब कोई पारितंत्र को मान लीजिए हम ऐसी स्थितियां पे ले जाते हैं, पारितंत्र बहुत छोटा सा भी हो सकता है और काफी बड़ा भी हो सकता है। अगर किसी स्थान की बहुत से पारितंत्र हो उस जगह के अंदर, लेकिन उसकी जलवायु एक जैसी हो, जैसे अब यहाँ पे छोटा सा फॉरेस्ट भी हो सकता है, तालाब भी हो सकता है, तो ये यहाँ पे पारितंत्र है लेकिन इसकी जलवायु एक जैसी है। तो ऐसा क्षेत्र जहां की जलवायु एक जैसी हो तो मृदा एक जैसी होगी, वनस्पतियां एक जैसी होंगी, ठीक है, तापमान एक जैसा होगा, वर्षा एक जैसी होगी। तो ऐसे क्षेत्रों को ही हम क्या कहते हैं, बायोम। ठीक है, बायोम के अंदर में बहुत से पारितंत्र हो सकते हैं और बायोम खुद में भी एक पारितंत्र है ना, जीवों, बायोम। और पृथ्वी का वो भाग जहां जीवन संभव है उसको कहते हैं जीवमंडल। पूरी पृथ्वी में अगर थोड़े गड्ढा करें आप तो कुछ ही फीट नीचे के बाद जीवन संभव नहीं होता, जीवन आपको नहीं मिलेगा, और कुछ किलोमीटर ऊपर जाने पे भी जीवन नहीं मिलेगा। तो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल जहां आपस में अंतर क्रिया करते हैं
वहां पे जीवन की परिस्थितियां बनती हैं, और ऐसे ही क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जैव मंडल। ऐसे कह सकते हैं आप इसको। तो ये जो होगा तो क्या आ गया? जैव मंडल, जीव मंडल या जैव मंडल। जैव मंडल, बायो स्फीयर। ठीक है, ये क्या था? लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। ये क्या है? जल मंडल। और ये क्या है? वायुमंडल। ये तीनों जहां पे पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे वो क्या बन जाएगा? ठीक है। अब जैव मंडल सभी ग्रहों में नहीं है, कुछ ही ग्रहों में है। और ऐसे ग्रह ब्रह्मांड के जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां जीवन की संभावना है, ब्रह्मांड के ऐसे क्षेत्र जहां जीवन की संभावना है, उनको क्या कहा जाता है? अब जैवमंडल किसका पार्ट हुआ? पृथ्वी का। पृथ्वी है ना, अर्थ। अब अर्थ जैसे प्लैनेट जिन जगहों पे पाए जाएंगे, अर्थ कहाँ पाया जा रहा है? ऐसी जगह ब्रह्मांड में है जहां जीवन संभव है, तो ऐसे जगह को क्या कहा जाता है? गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन। पृथ्वी गोल्डीलॉक्स जोन। ऐसे हो सकते ब्रह्मांड में अभी तक जो पता है केवल पृथ्वी है, अभी तो कहा गया गोल्डीलॉक्स जोन। तो जहां पे जीवन की कुछ जगह है, कुछ बृहस्पति के उपग्रह हैं, उनको भी माना जा रहा है कि वो गोल्डीलॉक्स जोन में है, तो उनमें जीवन विकसित होने की संभावना या जीवन की संभावना हो सकती है। ठीक है, और ये पूरा किसका पार्ट है? ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड का पार्ट है। तो अब यहां देखना ये है कि इकोलॉजी में क्या पढ़ना है। हमें इकोलॉजी में जीव तक नहीं पढ़ना है। ये किसका क्षेत्र है? बायोलॉजी का। हमारी, और ये ब्रह्मांड किसका क्षेत्र है? कॉस्मोलॉजी का। और पृथ्वी जियोग्राफी और जियोलॉजी का, है ना। तो हमारा बेसिक क्षेत्र बायोम या जीवमंडल तक है ना। जीवमंडल कुछ और नहीं है, बायोम वाली बात है। तो हमें बेसिकली कहां तक पढ़ना है? जी, बायोम तक। प्रजाति से बायोम तक की जो स्टडी है वो किसका डोमेन है? इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। ये पारिस्थितिकी की बात है। अब अगर आप, अब जैसे इन सबको ही पढ़ सकते हो, किसी भी स्तर पे पढ़ सकते हो। अब आप या तो किसी एक जीव को पढ़ लें, मतलब प्रजाति के स्तर पे पढ़ लें, हम इस स्तर पे भी पढ़ सकते हैं, हम इस स्तर पे भी पढ़ सकते हैं, हम इस स्तर पे भी पढ़ सकते हैं। इन तीनों स्तरों में से हम कहीं भी पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं कि नहीं? तो अगर आप एक प्रजाति के स्तर पे पढ़ रहे हैं, एक प्रजाति को आधार बना रहे हैं, प्रजातियों के स्तर पे अध्ययन कर रहे हैं, तो वो कहलाता है ऑर्टिकोलॉजी। ऑर्टिकोलॉजी एंड सिनिकोलॉजी दो होते हैं। ठीक है, बेसिकली ऐसे तो तीन भी होते हैं, पारितंत्र इकोलॉजी भी होता है, इकोसिस्टम इकोलॉजी भी होता है। तो ऑर्टिकोलॉजी एंड सिनिकोलॉजी दो मेन ब्रांच है इसकी। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं बताता हूँ आपको।
श्वापक विज्ञान भी ऑर्टिकोलॉजी को कहते हैं। व्यक्तिगत प्रजातियों और पर्यावरण के बीच उनके अध्ययन को करता है। तो लिखो इकोलॉजी के प्रकार, इकोलॉजी अध्ययन के पैमाने, पैमाने के आधार पर प्रकार, अध्ययन के पैमाने के आधार पर प्रकार, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी के अध्ययन के पैमाने के आधार पर प्रकार। तो पहला लिखो ऑटोकोलॉजी, ऑटो इकोलॉजी, ऑटोकोलॉजी, ऑट इकोलॉजी बोलते हैं इसको, ऑटोकोलॉजी। तो क्या हो गया आपका? पैमाने के आधार पर इकोलॉजी के प्रकार, अध्ययन का पैमाना है ना, ऑटोकोलॉजी, या इसी को श्वापक विज्ञान भी कहा जाता है, श्वापक विज्ञान। बेसिकली यही दो उपविषय निकल के आएंगे आपके। तो ऑटोकोलॉजी में लिखो, ऑटोकोलॉजी का तात्पर्य अलग अलग प्रजातियों का उनके आसपास के पर्यावरण से उनके आसपास के वातावरण या पर्यावरण से संबंध के अध्ययन से। अच्छा, कई प्रजातियां मिलकर क्या बनाएंगी? जनसंख्या। प्रजातियां मिलकर क्या बनाएंगी? जनसंख्या, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन भी असल में एक ही प्रजाति है कि नहीं? तो ऑर्टिकोलॉजी के दो तरह हो सकते हैं, स्पीसीज इकोलॉजी और पॉपुलेशन इकोलॉजी। हो सकती है कि नहीं? दोनों में एक ही प्रजातियों का ही अध्ययन है ना? तो लिखो इसको आगे। श्वापारिस्थितिकी है, इसी को बोलते हैं, या श्वापक विज्ञान भी बोलते हैं, श्वापारिस्थितिकी भी कहा जाता है इसको। ऊपर ही श्वापक विज्ञान जहाँ लिखा है वहीं कोने में लिख लेना श्वापारिस्थितिकी। आठ है ना, स्वापारिस्थितिकी। स्टॉप लगा लीजिए। इसके अंतर्गत प्रजातियों को अथवा जनसंख्या को अध्ययन का आधार बनाया जाता है। जाति या जनसंख्या के स्तर पर। असल में ये भी प्रजाति ही है, नहीं? दूसरा क्या है आपका? शीन इकोलॉजी, श्रम पारिस्थितिकी, श्रम पारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी एंड समपारिस्थितिकी, ठीक है? समपारिस्थितिकी, शीन इकोलॉजी। तो लिखो स्वपारिस्थितिकी के विपरीत
शिन इकोलॉजी या सम पारिस्थितिकी एकल प्रजातियों पर ध्यान न देकर सम पारिस्थितिकी या सम पारिस्थितिकी या सिन इकोलॉजी, एकल प्रजातियों पर ध्यान न देकर पूरे समुदायों पारिस्थितिकी तंत्रों एवं पर्यावरणों का अध्ययन करती है। ठीक है, अब इस सिन शब्द का अर्थ ही यही है। सिन शब्द जो यहां पे लिखा है इसका अर्थ है एक साथ, एक साथ, व्यापक, व्यापक भी कह सकते हो आप इसको, व्यापक अध्ययन करना एक साथ सबका, जितनी प्रजातियां उस इकोसिस्टम में है सबका अध्ययन करने लगे आप, समुदाय के स्तर पर, है ना। तो यहां क्या आ जाएगा, समुदाय या पारितंत्र। तो फिर इसके दो पार्ट बन जाएंगे, कि नहीं, चाहे आप कम्युनिटी इकोलॉजी कह लीजिए और चाहे आप इकोसिस्टम इकोलॉजी कह लीजिए। तो इन दो के स्तर पर अगर अध्ययन कर रहे हैं आप तो क्या बन जाएगा, सिन इकोलॉजी। और अगर आप प्रजाति के स्तर पर या जनसंख्या के स्तर पर अध्ययन कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, आर्ट इकोलॉजी। कोई समस्या इस बात को समझने में? आकाश, रोशनी? ठीक है, तो अब हम एक एक चीज को, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सभी स्तरों को पारिस्थितिकी के समझते हुए चलेंगे। तो हम पहला कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, प्रजाति। प्रजाति, भाई बताइए, रोशनी बोल के बताइए। ठीक है, प्रजाति स्पीशीज। आकाश, विनोद? ठीक है, मतलब सिन इकोलॉजी में आप न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ रहे हैं, आप फूड वेब पढ़ रहे हैं, फूड चेन पढ़ रहे हैं, उसमें सब मिल के पढ़ते हैं ना, है ना। तो वो सब क्या आ जाएगा, प्रजाति। क्या है प्रजाति, डिफिनीशन क्या है प्रजाति की? ठीक है, और लोग बताएं, जो पढ़ चुके हैं पहले वो बताएं। देखो, हम प्रजाति दो परिभाषाएं पढ़ेंगे, एक बायोलॉजी की परिभाषा, जीव विज्ञान परिभाषा, और दूसरी इकोलॉजी की परिभाषा, पारिस्थितिकी की परिभाषा। जीव विज्ञान कहती है कि एक प्रजाति में वो सदस्य शामिल होंगे जो आपस में अंतरक्रिया कर, जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं, साथ ही साथ प्रजनन करने से उत्पन्न संतानें भी प्रजनन कर सकते हैं, और इनका जो अनुवांशिक संरचना है एक जैसा। तो दो गुण, एक क्या होगा, जीवों का ऐसा समूह जीवों के ऐसे सदस्य जो क्या कर पाए, जिनका अनुवांशिक संरचना
संरचना एक समान हो, जेनेटिक सेटअप है ना, एक जैसा। दूसरा, प्रजनन के आपस में प्रजनन कर जनसंख्या वृद्धि कर सकते हैं। ये दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। तो ये और ना हो कि एंड है, और ठीक है, ये दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। जैसे हॉर्स प्लस हॉर्स मतलब मेल और फीमेल हॉर्स है, ये बच्चे पैदा कर सकते हैं, यस। ये जनसंख्या वृद्धि कर सकते हैं, यस। और ये दोनों का जेनेटिक सेटअप भी एक जैसा होगा कि नहीं। इसी तरह से डोंकी मेल, डोंकी गधा लिखा है फीमेल, ये भी प्रजनन कर सकते हैं, यस। जेनेटिक सेटअप, यस। लेकिन अब तीसरी सिचुएशन लेते हैं, हॉर्स प्लस डोंकी। इनसे ये प्रजनन कर सकते हैं, यस, प्रजनन होगा, ठीक है। और इससे पैदा होगा खच्चर। तो ये वाली शर्त तो ये पूरी कर रहे हैं, लेकिन ये शर्त ये पूरी नहीं कर रहे हैं साथ में। तो ये दोनों एक प्रजाति के होंगे क्या? नहीं, अलग अलग प्रजाति। अब खच्चर आ गया, क्या खच्चर बच्चे पैदा कर सकता है? नहीं, खच्चरों का जेनेटिक सेटअप एक जैसा है, लेकिन बच्चे नहीं पैदा कर सकता, बांझ होता है। तो जीव विज्ञान के हिसाब से खच्चर एक प्रजाति नहीं है। लिखो आगे, ये बना लो तो लिख लो आगे, ये पूरी बात लिख ली, जैसा मैंने लिखा ऐसे ही लिख लो। तो ऐसे लिख सकते हो, प्रजाति से आशय ऐसे सदस्यों से है जिनकी अनुवांशिक संरचना एक समान होती तथा आपस में प्रजनन करके जनसंख्या वृद्धि कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रजनन से उत्पन्न संतानें भी जनसंख्या वृद्धि कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रजनन से उत्पन्न संतानें भी जनसंख्या वृद्धि कर सकती है। प्रजाति से आशय ऐसे सदस्यों से है जो या जिनकी अनुवांशिक संरचना एक समान होती है तथा, बात यही है, जिनकी अनुवांशिक संरचना एक समान होती है तथा परस्पर प्रजनन के द्वारा संतानों की उत्पत्ति कर सकते हैं, एवं ये संतानें पुनः प्रजनन कर सकती हैं। ये संतानें पुनः प्रजनन के द्वारा जनसंख्या वृद्धि कर सकती हैं। ठीक है, तथा ये संतानें पुनः प्रजनन के द्वारा जनसंख्या वृद्धि कर सकती हैं।
उदाहरण मानव, घोड़े, गधे इत्यादि। फिर आगे लिखो, घोड़े एवं गधे, पैरा अगले बदल के, घोड़े एवं गधे आपस में प्रजनन करके संतानोत्पत्ति कर सकते हैं, परंतु ये अलग अलग प्रजातियां हैं क्योंकि इनकी अनुवांशिक संरचना अलग अलग है, या फिर भी ये अलग अलग प्रजातियां हैं क्योंकि इनकी अनुवांशिक संरचना भिन्न है। लिख लिए कि फिर भी ये अलग अलग प्रजातियां क्योंकि इनकी आनुवंशिक संरचना भिन्न है। अब अगला लिखो इसी में, इनसे उत्पन्न होने वाली संतान खच्चर, ब्रैकेट में म्यूल होती है, इनसे उत्पन्न होने वाली संतान खच्चर होती है, जिसे जीव विज्ञान के अनुसार एक प्रजाति नहीं माना जाता है, क्योंकि ये बांझ होते हैं तथा अपनी जनसंख्या वृद्धि नहीं कर सकते। क्योंकि ये बांझ होते हैं, स्टेराइल होते हैं एवं अपनी जनसंख्या वृद्धि नहीं कर सकते। कितना अन्याय है इसके साथ, है ना। बेचारे को प्रजाति ही नहीं मानते, प्रजाति ही नहीं मानते, क्या करें, नहीं मान रहे। लेकिन पारिस्थितिकी ऐसा अन्याय नहीं करती। जीव विज्ञान के अनुसार ये प्रजाति नहीं है खच्चर, लेकिन देखियो कितना काम करता है बेचारा। पहाड़ों में पूरा पैक एनिमल के तौर पे लकड़ी वकड़ी ढोते रहता है, बहुत ईंट पत्थर सब पहाड़ों में पूरा निर्माण ही इसी की वजह से हो पाता है। खच्चर पतली पतली जगहों पे चल लेता है, बिल्कुल सीढ़ियाँ भी चढ़ जाता है, बहुत बिल्कुल पतली जहाँ आदमी न जा पाए, वहाँ खूब सारा सामान लेके चल जाता है। तो इसके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अब इकोलॉजी की तरफ पारिस्थितिक प्रजाति अवधारणा प्रजातियों को उनकी प्रकार्यात्मक भूमिका ब्रैकेट में लिखे ना, प्रकारात्मक भूमिका या लिखो, या पारिस्थितिकी निखेत साझा करने के आधार पर
साझा करने के आधार पर बांटती है। अर्थात एक प्रकार के निकेत, एक प्रकार के पारिस्थितिकी निकेत वाले जीव, अर्थात एक प्रकार के पारिस्थितिकी निकेत वाले जीव एक प्रजाति के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। ठीक, फुल स्टॉप। यह प्रजाति अवधारणा अर्नेस्ट मायर द्वारा, MAYR, अर्नेस्ट मायर, ERNST, अर्नेस्ट मायर, MAYR, अर्नेस्ट मायर द्वारा प्रतिपादित की गई थी। पहले प्रजाति की अवधारणा नहीं थी, अर्नेस्ट मायर द्वारा प्रतिपादित की गई। तो यहां पे खच्चर एक प्रजाति हो जाएगा कि नहीं, है ना? क्योंकि ये निकेत, निकेत का मतलब क्या होता है, उसका काम। पारिस्थितिकी में हर प्रजाति की अपनी एक भूमिका है और इकोसिस्टम में, पारितंत्र में, और वो उस भूमिका को खच्चर भी निभा रहा है। भाई घास चरेगा, कुछ रिसोर्स संसाधन चाहिए होगा कि नहीं, तो ये कह सकते हैं कि संसाधन कंजप्शन वो क्या कर रहा है, उस आधार पे भी तो उसका हो सकता है। रिसोर्सेज क्या ले रहा है वो, या वो क्या काम कर रहा है, रिसोर्सेज क्या ले रहा है या क्या काम। क्या मजा आता है, तुम देख रहे हो, अभी भाग के आया वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। तुमको अभी लग रहा है, जब आ जाओगे ना तब सो नहीं पाओगे, तब पता चलेगा, मना भी नहीं कर पाओगे कि नहीं आ रहे, बड़े लोग फोन करेंगे। बहुत काम करते हैं सर आप हम लोग मजबूरी में काम करते हैं यार, करें क्या करें। ठीक है, तो बोर तो नहीं हो रहा तुम लोग? बंगलौर की सर, बंगलौर, बंगलौर नहीं, अच्छा कह रहे घूमते रहते बंगलौर, राजस्थान अभी फिर जाना है परसों, पुणे नहीं जाऊँगा, बहुत हो गया, पढ़ाऊँगा बस, नौकरी छोड़ दूँगी। बढ़िया था, बढ़िया था, होता तो सब बढ़िया ही यार, क्या है, सरकारी पैसा खर्चा होता है। जहाज उड़ रहे थे, देख रहे थे, है? हाँ, अच्छा, बताना चाहिए था यार, मिलते हैं हम उनसे।
मिल जाते हैं बहुत लोग, तमाम जानने वाले वहाँ पे मिल गए मुझे। होता है, सब दुनिया गोल है, घूम फिर के सब वहीं मिलता है। सब खाना पीना रहना घूमना फिरना सब फ्लाइट नहीं, बिजनेस क्लास भी होता है लेकिन वो होता है जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव। और लेवल 10 टू लेके लेवल 13 तक इकोनॉमी क्लास होती है, उसके नीचे ट्रेन होती है, स्पेसिफिक कंडीशंस में उसमें भी मिल जाता है फ्लाइट। यार 18 तक होते हैं, 18, हाईएस्ट लेवल 18 है और वो एक ही आदमी है, कैबिनेट सेक्रेटरी, बस। उसके नीचे जनरली लोग जो सिविल सर्विस से आते हैं 14-15 तक जा पाते हैं, 16 तक पहुंच जाते हैं, मैक्सिमम 16 होता है सिविल सर्विस। अर्ली स्टेज, हाँ वही, मतलब कम एज में लगते हैं तो 16 तक मैक्सिमम होता है, 17-18 बहुत कम लोगों का होता है, वो इम्पोर्टेंट कुछ पोस्टें होती हैं बस उन्हीं। सब कोई सेक्रेटरी थोड़ी बनता है। लेवल 16 तक जनरली, जनरली क्या, जनरली नहीं, 16 तक मैक्सिमम ही जा सकते हैं। 17-18 तो एक ही आदमी है, 17 भी जैसे सेना प्रमुख ये सब लोग हैं, तो भी एक ही एक लोग है। समझ रहे हो? डिपेंड करता है सर्विस पे। सबसे जल्दी ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते हैं IAAS वाले, ऑडिट अकाउंट सर्विस वाले, सबसे जल्दी, सबसे जल्दी फिर IAS लोग बन जाते हैं। ऑडिट अकाउंट्स, इंडियन ऑडिट अकाउंट्स, कैग वाला जो होता है, CAG वाला, बता तो दिया मैंने, सबसे जल्दी बनता है। अदरवाइज लग जाता है जॉइंट सेक्रेटरी बनने में 18-20 साल लग जाते हैं, 18। जैसे अभी 2009 बैच के 16 लोग बनाए गए, जबकि 2009 में 119 लोग, अभी इम्पैनलमेंट हुआ है, बने भी नहीं। तो 9 से अगर 25 तक मैं जोड़ लूँ तो ऐसे ही है, इनके कितने हो गए, 16 साल के ऊपर हो, तो 17-18 मान लो, 18 में बन पाते लोग, कुछ लोग 16, कुछ लोग 18। अदर सर्विसेज में और टाइम लगता है, हम लोगों को 20-22 साल में लगता है, ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? रोशनी क्या हुआ, क्यों चली गई? अब हम आएंगे, देखो यहाँ तक भी पढ़ा के मैं रुक सकता हूँ, रीजन बीइंग प्रजाति का हो गया कॉन्सेप्ट, बट असल में सवाल इससे नहीं कर पाओगे आप। इकोलॉजी में प्रजातियाँ कई प्रकार की होती हैं, तो लिखो पारिस्थितिकी में प्रजातियों के प्रकार। उसमें पहला टाइप लिखो कुंजी प्रजातियां, कुंजी प्रजातियां। ब्रैकेट लो की स्टोन स्पीसीज, कुंजी प्रजातियां या की स्टोन स्पीसीज। इसके बारे में लिखो थोड़ा सा, समझाते हैं।
ये वे प्रजातियां होती हैं जिनका उनके पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी संख्या या जैव भार की तुलना में असामान्य रूप से अधिक प्रभाव पड़ता है। असामान्य रूप से अधिक प्रभाव पड़ता है। ये प्रजातियां अपने पारिस्थितिकी तंत्र की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। दीर्घकालिक स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि ऐसी प्रजातियां विलुप्त होती हैं तो पूरे पारितंत्र के सम्मुख विनाश का संकट उत्पन्न हो जाता है। विनाश का संकट उत्पन्न हो जाता है। मतलब कहने का कि इनका गैर अनुपातिक प्रभाव होता है। जितनी होती है उतना ही प्रभाव नहीं छोड़ती, बल्कि उससे बहुत ज्यादा। जैसे ऐसे समझ लो, कि एक बिल्डिंग है। आपको पहले याद होगा, पहले पत्थर का ऐसे बनता था और इसमें सरिया वगैरह कुछ नहीं होता था, ऐसे पत्थर ही लगे होते थे ऐसे, है ना। पुराने घरों में आप देखोगे तो ये जो पत्थर होता था ये है कितना, 1 लेकिन ये पूरी बिल्डिंग किस पे डिपेंडेंट है, इसी स्टोन पे। तो अगर ये स्टोन हटा दें, ये स्टोन अगर हम हटा दें तो ये पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी। तो इसका क्या हुआ, संख्या कम। कई बार संख्या ज़्यादा हो सकती है, जैसे कीट पतंगे हैं, कोई कीड़ा है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका जैव भार कम है। तो ऐसे कहते संख्या या जैव भार क्या है, जनरली संख्या भी कमी होती है, कम, परंतु प्रभाव अत्यधिक। संख्या की तुलना में प्रभाव बहुत ज़्यादा है, पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी। तो ऐसे ही इकोसिस्टम में बहुत सी प्रजातियां होती हैं जिनका प्रभाव ऐसा ही होता है कि अगर वो खत्म हुई तो पूरा इकोसिस्टम खत्म हो सकता है। जैव भार का मतलब होता है जब किसी जीव जंतु को, प्रजाति को, प्राणियों को, किसी को भी मार के सुखा लिया जाए, फिर उसका वजन किया जाए। जैव का भार, तुम्हारा भार 2 तरह का होता है। वेट,
जैसा कि अभी है आपके शरीर में पानी लिक्विड की उपस्थिति में और ड्राई, तो जनरली शुष्क भार को हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो हर जीव में अलग अलग जल की मात्रा होती है, बच्चों में अलग होती है, महिलाओं में अलग होती है, पुरुषों में अलग होती है, ठीक है। तो इसलिए सही मानक नहीं मिलता। तो जय भार का मतलब है जीवों का भार, बस सीधी बात, ठीक है। जैसे बहुत सारे कीड़े हैं, उनको मार के सुखा के तौलोगे बहुत कम हो जाएंगे, संख्या या जय भार उनका कम होता है, लेकिन प्रभाव अत्यधिक होता है। जैसा एक उदाहरण इसका मैं हमेशा देता हूं, येलो स्टोन पार्क। यूएसए का येलो स्टोन पार्क जो है, असल में ये बहुत फेमस उदाहरण है। हाँ लिख लो। देखो ये पुरानी बात है, येलो स्टोन पार्क का नई बात नहीं है। यहाँ से भी की स्टोन का कॉन्सेप्ट काफ़ी आया। हुआ ये कि येलो स्टोन पार्क में काफ़ी ज़्यादा भेड़िए हुआ करते थे। जो भेड़िए यहाँ पे क्या थे, सबसे मेन शिकारी जीव थे, परभक्षी थे। यहाँ पे भेड़िए हुआ करते थे, वुल्फ। ये यहाँ पे क्या था, परभक्षी था, सबसे बड़ा परभक्षी यही था। तो ये यहाँ पे थे। तो जब ये थे यहाँ पे, तो यहाँ पे हिरणों की संख्या को, हिरणों व अन्य शाकाहारियों की संख्या को नियंत्रित रखते थे। ठीक है, हिरणों एवं अन्य शाकाहारियों की संख्या को नियंत्रित रखते थे। हुआ ये कि जब विकास बहुत तेजी से हुआ तो लोग वनों की तरफ काफ़ी गए, जंगलों की तरफ घुसे। जब लोग जंगलों और वनों की तरफ घुसे तो उनका टकराव हुआ भेड़ियों से, तो भेड़ियों ने हमला करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने भेड़ियों को मार दिया। धीरे धीरे करके सभी भेड़िए मार दिए गए लोगों के द्वारा। ठीक है, जब भेड़िया जंगल से खत्म हुआ तो हिरणों की संख्या अत्यधिक बढ़ने लगी। अब हिरणों की संख्या जब बढ़ी तो ये बहुत तेजी से घास की चराई शुरू कर दी। अब ये घास को पनपने ही नहीं देते थे, पहले ही खा जाते थे। तो यहाँ पे घास में रहने वाले कीड़े मकोड़े भी खत्म हो गए। साथ के साथ घास में रहने वाले छोटे छोटे जीव जो जमीन की खुदाई करते थे, वो भी शुष्कता बढ़ने से, भाई अब घास बढ़ ही नहीं पा रही है तो सीधे सूर्य किरणें पड़ने लगी, शुष्क होने लगी, तो वो खुदाई भी नहीं कर पाते, उनकी संख्या कम हो गई। प्राकृतिक जो डैम बनाते हैं, छोटे छोटे डैम, वो भी नहीं बनने लगे। तो बारिश का पानी भी सीधे और सीधे बह जाने लगा, जबकि सूखने या नहीं लगा, रुकी नहीं पाता था। तो जब बारिश का पानी बह जाने लगा तो पानी की कमी होने से सूखा पड़ने लगा, और उससे बड़े ट्री, अगर पानी कम होता है तो बिग प्लांट्स, ट्रीज कैन नॉट सर्वाइव, तो धीरे धीरे बड़े पौधे भी सूखने लगे। फिर जब बड़े पौधे सूखने लगे तो हवाओं की गति भी तीव्र हुई, क्योंकि अब कोई बाधा नहीं थी। तो जो बीज बचे भी थे घासों के, वो बीज हवा से उड़ने लगे, उड़ के किसी और क्षेत्रों में चले गए। तो ओवर द पीरियड धीरे धीरे ये पूरा येलो स्टोन पार्क एक तरह के बायोलॉजिकल डेजर्ट में बदल गया, जैविक मरुस्थल में बदल गया, और यहाँ से सारी वनस्पतियाँ खत्म हो। इवन जो जीव जंतु थे, ये हिरण वगैरह, डियर्स, इनके भी बहुत सी बीमारियाँ हो गई, क्योंकि पहले जब वो वुल्फ होते थे तो वो इनका शिकार करते थे तो ये लोग भागते थे, तो जब वो चले गए तो इनके गठिया, डायबिटीज सब रोग हो गए। तो कुल मिला के पूरा इकोसिस्टम ध्वस्त हो। बार बार घास लगाते, पेड़ पौधे लगाते वन विभाग वाले,
लेकिन यहाँ पे कुछ उत्पन्न नहीं। तो जंगल में कुछ जनजातियाँ रहती थी। जनजातियों का आपको पता है कि बहुत लंबे समय से वो इनके साथ जीवन यापन कर रही हैं। तो उन जनजातियों के लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने, कि आपने जंगल की आत्मा को मार दिया, इसलिए जंगल खत्म। तो फिर से जंगल की आत्मा लाइए, मतलब भेड़िया लाइए, सही हो जाए। तो कुछ 8-10 भेड़िए इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है। और धीरे धीरे पाया गया कि उन्होंने अपने नंबर्स बढ़ाए, फिर हिरणों को खाने लगे, फिर धीरे 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 करके पूरा येलोस्टोन पार्क पुनः किसमें तब्दील हो गया, बढ़िया जंगल में। और इतना बढ़िया जंगल बना कि इसमें बाद में फिल्म की शूटिंग हुई, जुरासिक पार्क। तब ये ग्रीन स्क्रीन नहीं हुआ करती थी, सारी शूटिंगें वाकई होती थी जंगल में, पहाड़ में। जब से ग्रीन स्क्रीन आ गई, अब मानव को और ज़रूरत नहीं है जंगल पहाड़ की, और जंगल पहाड़ काट देंगे, क्योंकि यहाँ तो तुमको लग रहा है ना कि है जंगल, जंगल नहीं है, वहाँ पे ग्रीन स्क्रीन है। तो अब ये एक केस स्टडी बना पूरे इस कॉन्सेप्ट की स्टोन के। तो असल में जो की स्टोन शब्द है वो 1969 में थॉमस पेन, वो रॉबर्ट टी पेन ने ये शब्द दिया था, ठीक है। रॉबर्ट पेन की स्टोन स्पीसीज का जो टर्म दिया वो उन्होंने रॉबर्ट टी पाइन ने 1969 में दिया, ठीक है। समझ में आ गया कि स्टोन का कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसके बहुत से उदाहरण हैं। अब जैसे आपने अभी देखा होगा, कुनो में आपके चीता को इंट्रोड्यूस किया गया, बिल्कुल ऐसे ही मामला है। क्यों कुनो में चीता को इंट्रोड्यूस किया, क्या जरूरत थी चीता लाने? वहां की परिस्थिति को बचाना है, कि स्टोन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इनको, समझे। तो की स्टोन प्रजातियों के उदाहरण में लिखिए। अब ये तो कॉन्सेप्ट का उदाहरण था, अब प्रजातियों का उदाहरण लिखिए। नंबर 1, सभी उच्च स्तरीय परभक्षी, सभी उच्च स्तरीय परभक्षी, जैसे सिंह, एशियाई सिंह, लॉयन, बाघ, चीता, तेंदुआ, वुल्फ। हर जगह नहीं, जो जहां पे उच्च स्तरीय होगा। जैसे अब जहां पे लॉयन उच्च स्तरीय होगा, वहां पे वुल्फ उच्च स्तरीय नहीं होगा, ये भी याद रखिए, है ना। सार्क, गंगा डॉल्फिन या कोई भी डॉल्फिन, ईगल, बाज जिसको बोलते, बाज, ऐसे बहुत से हैं। तेंदुआ लिख लिया है सारे। मतलब कोई भी उच्च स्तरीय उपभोक्ता आता है, चीता, तो वो सारा क्या हो जाएगा, की स्टोन स्पीसीज। दूसरा उदाहरण लिखिए, हाथी, हाथी भी एक की स्टोन प्रजाति है, ठीक है। तीसरा लिखिए, राइनो, गेंडा। गेंडा जो है, हाथी जो है, ये सब क्या है, शाकाहारी, और फिर भी ये कीस्टोन प्रजातियां हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे इकोसिस्टम मॉडिफिकेशन करते हैं, इसलिए लोग को इंजीनियर्स ऑफ द इकोसिस्टम भी कहा जाता है। इकोसिस्टम, क्योंकि हाथी भी रास्ता बनाता है जंगल को काट तोड़ के, गड्ढे बनाता है, तो कीचड़ में खेलता है तो गड्ढे हो जाते हैं, तो जब बारिश का पानी आता है तो भर जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ऐसे। ये भी गेंडा भी यही करता है ना।
अगला लिखिए चौथा, लाइकेन। लाइकेन भी देखो, अभी मैं प्रजातियों कई कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, तो कोई हो सकता है सूचक प्रजाति हो, तो सूचक है तो ऐसा थोड़ी ना की नहीं हो सकता, की स्टोन भी हो सकती, सूचक भी हो सकती, दोनों हो सकती है ना। लाइकेन। पांचवा लिखो प्रवाल। छठा लिखो कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े, मधुमक्खियां, ततैया और तितलियां, पॉलिनेटर्स है ना, ततैया और तितलियां, भौरे वौरे सब आ जाएंगे, ठीक है। अगला लिखो अंजीर का पौधा, फिग ट्री, अंजीर का पेड़। अगला लिखो जंगली डुरियन वृक्ष। डुरियन वृक्ष, डुरियन, DURIAN, डुरियन वृक्ष, ये पश्चिमी घाट में भारत में पाया जाता है। ठीक है, ये सब क्या है, कीस्टोन प्रजाति है। कोई दिक्कत इसमें? अब अगला प्रजाति प्रकार लिखो। अब आपको होमवर्क क्या होना चाहिए, इन प्रजातियों के बारे में घर में जाके डिटेल में पढ़ना, कि इनका व्यवहार कैसा है, ये कैसे करती हैं, सामाजिक रहती हैं, अकेले रहती हैं, बाउंड्री बनाती हैं, दहाड़ती कैसे हैं। जैसे सभी बड़ी बिल्लियों में चीता एकमात्र है जो दहाड़ता नहीं। तो ये सब जाके आप लोगों को पढ़ना चाहिए, इनमें अंतर क्या है, कौन है ये, यही सब होमवर्क होता है। 10 किताब नहीं पढ़ना, उसी सब चीज़ को डिटेल में पढ़ना। अगला लिखो सूचक प्रजाति में। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो थोड़ा बाकी दिनों में थोड़ा जल्दी क्लास रखेंगे, ठीक है। कल जैसे आपकी क्लास हो सकता है 8 बजे से, मैसेज आ जाएगा, तो रेडी रहिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि ऑफिस है कल से, तो हम 8 से 10 तक करेंगे, 2-2 घंटे, और सैटरडे संडे को थोड़ा लंबी क्लास रख लीजिएगा, है ना, हो जाएगी। मतलब वीक में अगर हम 6 दिन की क्लास रखते हैं तो 18 घंटा होता है, 3 घंटे की रखते हैं। तो अगर हम 7 दिन की रखते हैं क्लास वीक में, तो अगर 2 घंटे 6 दिन हो गए तो 12 हो गया, है ना। अब आपके 6 घंटे बचे, है ना, तो 3-3 घंटे का सैटरडे संडे में हो जाए, मतलब 5 दिन 10 हो गया, 3 दिन 16 घंटे हो जाए करेगा हर वीक। अगर 3 घंटे पढ़ते, 2.5 चलती है वैसे क्लास आप लोग, एक क्लास, है ना, हो जाएगा। कोई दिक्कत आज की पढ़ाई में, समझ में आया है? और जल्दी खत्म, और जल्दी खत्म। हाँ, अखबार पढ़ो बस, करंट अफेयर्स के और कुछ नहीं, अखबार पढ़ो रोज। पूरा 1 साल हो गया मैं डे 1 से कह रहा हूँ अखबार पढ़ो, अखबार रोज पढ़ो, ठीक है। चलो बताओ। नहीं नहीं बनती ना, प्रजनन तो कर लेती हैं बहुत सी और प्रजातियां भी। डंकी हॉर्स का अपना एक सेटअप है कि वो प्रजनन तो कर लेते हैं, ठीक है, उनके कुछ होंगे इससे क्या बोलेंगे गुणसूत्र वगैरह इस लेवल में कि बन जाता होगा, है ना।